ओके बच्चों, तो मैं यहाँ डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2015, 14, 13 एंड 12। तो जो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ एल। यानी इसने यहाँ पे मुझे कांस्टेंट क्या दे रखा है, वॉल्यूम वी, जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और इससे एल लेंथ का उसने एक वायर बना दिया है और बोल रहा है एक कांस्टेंट फोर्स से उसे खींच रहे हैं जिससे एलोंगेशन डेल्टा एल है। देन 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो सारे ग्राफ मैं देख पा रहा हूँ डेल्टा एल वर्सेस एल या एल स्क्वायर या 1/l ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो पहले अपन डेल्टा एल का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक वायर लीजिए, मैंने आपको डराइव करवाया है क्लास में। यहाँ पे अगर आपने फोर्स F लगाया है, वायर का सेल्फ वेट नेगलेक्ट करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉड्यूलस Y, तो आप लिखते हैं कि डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय AY। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि F कांस्टेंट है, Y कांस्टेंट है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज V। तो आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे आप क्या लिख सकते हैं, V/L। तो यहाँ पुट करिए उसे, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी FL डिवाइडेड बाई V/L इंटू वाई। तो वो आ जाएगा आपके पास F/V/L square. Now you check, force is constant, volume is constant, Young's modulus is constant. So delta L is directly proportional to L square. So graph between delta L and L square will be a straight line. So here answer is Delhi. पीछे आंसर इसका गलत दिया हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिए। इसी हेडिंग में अगला क्वेश्चन जो पूछा है अपने, फोर्थ पूछा है, जो कि एक असर्शन रीजन है। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ असर्शन। सॉफ्ट स्टील कैन बी मेड रेड हॉट बाय कंटिन्यूड हैमरिंग ऑन इट, बट हार्ड स्टील कैन नॉट। देखिए बच्चों, कंटिन्यूड हार्डनिंग हैमरिंग करने से सॉफ्ट स्टील को गर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 टाइप के मटेरियल मैंने आपको बताए थे, डक्टाइल, ब्रिटल एंड इलास्टोमर्स। तो जो सॉफ्ट स्टील है वो एक डक्टाइल सब्सटेंस है जिसमें अपन जैसे ही लोडिंग करते हैं तो वो ईजिली कहाँ पहुँच जाता है, अपने परमानेंट डिफॉर्मेशन जोन में पहुँच जाता है। तो ड्यू टू हिस्टैरिसिस प्रोसेस उसमें क्या प्रोड्यूस होने लगती है, हीट। ठीक है, तो इसमें रीज़न दे रहा है हमसे, हाँ, हार्ड स्टील एक ब्रिटल सब्सटेंस है जो अपनी इलास्टिक लिमिट में ही रहता है और उसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि बार जब भी आप उसे हीट करते हैं उसमें एलोंगेशन हो जाता है पर वापस वो अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र कम होता है। तो इसमें लॉजिक दिया है अपने को कि एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर। यस, दिस इज करेक्ट रीज़न आल्सो, क्योंकि जहाँ स्टेरिसिस होगी वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है परमानेंट डिफॉर्मेशंस की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो वैसे ये क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्लूइड से। ठीक है, फोर्स ऑफ बायनेंसी वैसे आप सीख चुके हैं। तो चलिए, तो इसमें अपेरेंट वेट की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला, W अपेरेंट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ बायनेंसी। तो W अपेरेंट की वैल्यू आ जाएगी, दी हुई है हमें फर्स्ट केस में 44 ग्राम। सो मैंने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लेते हैं एक्चुअल मास m है, माइनस एफ पी होता है रो एल इंटू वी डी इंटू जी। कम्प्लीटली सबमर्ज्ड केस है तो आप वी डी को वी एस के इक्वली लिख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, रो एल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 टाइम्स रो डब्ल्यू। ठीक है, आपको याद होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात होती है। इसको पुट करिए वहाँ पे, तो आपको मिलेगा 44g इज इक्वल टू एम जी माइनस 1.2 रो डब्ल्यू इंटू वी एस इंटू जी कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 44 इज इक्वल टू एम माइनस 1.2 रो डब्ल्यू वी एस। वहीं पे आपको जब वाटर में डिप कर रहे हैं तब कितना अपरेंट वेट आ रहा है, 50 इज इक्वल टू दिस एम जी माइनस रो डब्ल्यू इंटू वी एस इंटू जी, वापस कैंसिल। तो आप यहाँ से रो डब्ल्यू वी एस की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आता है अपने पास m माइनस 50। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो कितना मिलेगा आपको, 44 इज इक्वल टू m माइनस 1.2 इंटू एम माइनस 50। तो आपको मिलता है 44 इज इक्वल टू m माइनस 1.2 m प्लस ये 60
तो आप इधर ले आइए तो ये 0.2m हो जाएगा, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन तो अपने को मिलता है 16। यस, ओके। तो m की जो वैल्यू है हमारे पास आ जा रही है 80 ग्राम, क्योंकि ये जो है 50 एंड 44 ये भी किस यूनिट में था, ग्राम में। ओके, इसके बाद अगली हेडिंग है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें पहला क्वेश्चन ये डाउट पूछा गया। तो पहले क्वेश्चन में मुझे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, दे ऑल हैव सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल का मतलब है उनका जो y है, यंग्स मॉडुलस है, वो क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है। अब विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन फॉर द सेम टेंशन, और क्या भी सेम दे दिया इसने, टेंशन भी सेम है, यानी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी सेम है। तो आप याद, सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय वाई ए। एफ यानी टेंशन सेम है, वाई सेम है, तो सिंपली किस पर डिपेंड कर रहा है, एल एंड ए। इसे आप मॉडिफाई करके लिख लीजिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाई वाई कॉन्स्टेंट इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। नाउ जस्ट ए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन वेरीफाई करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में मुझे एल की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू दी गई है 0.2 मिलीमीटर। तो मैं अगर एल बाई आर स्क्वायर यहाँ से एवेल्यूएट करूँ तो मुझे है 100 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर आएगा मेरे पास 0.04 इंटू 10 टू द पावर -6, विच आई कैन राइट एनीवे। तो ये नंबर्स तो सभी में रिपीट होने वाला ही है। तो ये आ गया मेरे पास 100 और एक और 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये आ गया मेरे पास 25 into 10 to the power 6, the first option. Same way you can calculate for Bombay, Chennai and Delhi, and the one having the greatest value of L by R square will be your answer. Now second question, इसमें बोल रहा है आपसे sphere of radius 3 centimeter is subjected to a pressure of 100 atmosphere, the volume decreases by 0.3 cc, what will be bulk modulus। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस होता है माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, अब मुझे डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो दी है 180 m, और आप देखिए यूनिट में भी 80 m है, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और डेल्टा वी बाई वी, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है आपका 0.3 cc से। तो बच्चों cc यहाँ पे आपको किस में लिख के आना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, सो इसका क्यूब होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी फिर मीटर में बदल गया। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वी बाई वी विच इज़ माइनस ऑफ 0.9 into 10 to the power -6 divided by 4 pi into 3 into 3, so it will become 27 into 10 to the power -6. So this cancels out and we are left with this number here which is इसको मैं यहाँ पर डेसिमल में ले आता हूँ, 30 आ जाएगा मेरे पास। So I'll be having minus of 1 divided by 120 pi, the value of delta v by v. So I'll put these numbers here and check what I get. Minus minus becomes plus, so it is 180 m divided by 1 by 120 pi. So B, I get it as 12 pi. Yes, so I get 12 pi into 10 to the power 3 atmospheric. Okay, so here I get option Bombay for this question. Now the next doubt you have asked is question number 3. So let's see that question number 3 here. Same heading, stress and strain. To break a wire of 1 meter length, minimum 40 kg weight is required. I told you breaking force is equal to breaking stress into area of cross section. Breaking stress is constant for a given material, so आप सीधा लिख सकते हैं breaking force is proportional to area of cross section. So breaking force in the second condition divided by breaking force in the first condition. And now it's the wire, so इसके radius के corresponding आप लिख सकते हैं, yes. So इसे लिख दीजिए pi r2 square divided by pi r1 square, put the numbers. So radius is being doubled, so this ratio will become 4 times. So your FB2 will be equal to 4 times FB1,
So how much you are having there? 40 kg. So now it will be 160 kg mass or 1600 Newton will be required to break the wire. Next is question number 4. So question number 4 में दिया है हमें when weight of 10 kg is suspended from a copper wire of length 3 meter, diameter this much, its length increases by diameter of the wire is double, then the extension will be, well, so nothing else is changed, f is kept same, so I write just delta L is equals to FL by YA. तो मुझे इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, मैं पुट कर लेता हूँ. डेल्टा एल की वैल्यू मुझे दी गई है 2.4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू एफ इज 10 kg, so I write 10 into 10 into length given to me is 3 meter and divided by y into area of cross section I will put as pi d square by 4. Okay, so I keep it equation 1. Now I need to calculate delta L dash, which will be equal to FL by y into area of cross section is now changed to A dash. So I think it will be great idea not to put the numbers right now. Just divide these two equations. Now delta L dash by delta L is equal to, so it will be simply, if I write, it will be A by A dash. So A by A dash, so A depends on the diameter, yes. So सीधा सीधा आप लिख दीजिए d square divided by d dash square. So d is 0.4 का square, units cancel हो जाएंगे, and d dash now it's made double 0.8 का square. So we'll have the number 1 by 4 and it was 2.4 earlier, so delta L dash will be equal to 2.4 by 4, so it is now 0.6 centimeter. Next doubt in the sequence you have asked is question number 8 under stress and strain. Wire A and B are made of same material. Yes, A has twice the diameter and 3 times length of B. So let me write diameter of A is twice diameter of B and length of A is thrice length of B. If the elastic limits are not reached, means Hooke's law is valid when each is stressed by same tension. Tension produced in A is equal to tension produced in B. The ratio of energy stored in E to P. So ratio of energy stored is elastic potential energy, which is half of stress into strain into volume. तो इसे मैं corresponding numbers में convert कर लेता हूँ. मुझे tension involve करनी है, area involve करना है, length करना है, ठीक है. And same material एक और पॉइंट है, सो आप लिखेंगे y ऑफ ए विल बी इक्वल टू y ऑफ बी. सो आई विल इन्वॉल्व ऑल दीज नंबर्स. सो सिग्मा को मैं लिखने जा रहा हूँ टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया. स्ट्रेन को मैं लिखूँगा, देखिए स्ट्रेन को मैं डेल्टा एल बाई एल भी लिख सकता हूँ, पर मैं जानबूझ के यहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस. ओके, क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स दिए गए हैं. सो टी बाई ए वाई मैंने पुट कर दी किसकी वैल्यू, स्ट्रेन की, इंटू वॉल्यूम विच विल बी ए इंटू एल. ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे किस किस बात पे डिपेंड करेगा अपना ये पार्ट. इट विल डिपेंड ऑन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए वाई एल. सो गाइस टी सेम है, वाई सेम है, सिर्फ एरिया एंड एल बचा रह गया है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई टी स्क्वायर. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यू ए बाई यू बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बाय लेंथ ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद डायमीटर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ ए का स्क्वायर. सो लेंथ ऑफ ए बाय लेंथ ऑफ बी इफ आई राइट इट इज 3 and diameter of B divided by diameter of A is 1/2 का whole square. So I get the answer here 3/4. ठीक है. Moving to next question here is question number 10 you have asked, which is saying copper wire and steel wire made of same diameter and length are joined end to end. So these wires are joined end to end. This is one of the wires and this is another wire. So let me take one as the copper wire, another as steel wire. ठीक है, they have same diameter, same length, and a force is applied which stresses their combined length by 1 centimeter.
ठीक है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और उनकी टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हो गई। व्हेन द टू वायर्स विल हैव, ठीक है। नाउ स्ट्रेस इफ आई राइट इट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन ने बोला है फोर्स दोनों पे सेम ही आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम आती है एंड डायमीटर सेम होने की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम आएंगे। तो स्ट्रेस प्रोड्यूस इन कॉपर विल बी इक्वल टू स्ट्रेस प्रोड्यूस इन steel. But strain, if I write, I'll write stress divided by Young's modulus. So what will you write? Stress produced in copper, it will be stress in copper divided by Young's modulus of copper. Strain in steel will be this stress in steel divided by Young's modulus in steel. But you know Young's modulus of copper is not equal to Young's modulus of steel, so strain will be different. So answer here will be they'll have same stress but different strain. Then you have asked question number 12. So let me go to question number 12 now. A substance breaks down by stress of 10 power 6 Pascal. तो अब मुझे इसने breaking stress दे दिया 10 to the power 6 Pascal. If the density of material is, density दी हुई है मुझे 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Okay. And then length of the wire of substance which will break under its own weight. तो इससे मिलते वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया हुआ है एक, अगर आप क्लास नोट्स प्रेफर देखेंगे वहाँ पे, तो इस वायर में ये खुद के वेट की वजह से ही टूटना है इसे। तो इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों कहाँ पे आने वाली है? टॉप पे। तो इसमें टेंशन मैक्सिमम एट टॉप आएगी, ठीक है। और वो कितनी आएगी? इसका टोटल वेट mg, जिसे आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू जी। And for it to break, या सेफ कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई है कि सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग। यहाँ तक मटेरियल क्या रहता है? सेफ रहता है। तो आप जस्ट ब्रेक करना चाहते हैं तो इक्वल कर दीजिए, सिग्मा अप्लाइड इज इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लिया है मैंने, डिफॉल्ट बोला है आपको। तो सिग्मा अप्लाइड आ जाएगा आपके पास ये रो ए एल जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 10 to the power 6. This cancels out and you are supposed to solve for L, so we get 10 to the power 6 divided by rho into G, which you know anyway, which is 10 to the power 6 divided by 3 into 10 to the power 3 into 10. So as you have here 100 by 3, which comes out to be 33.3 meter. Okay. Next question you asked is from Hooke's law. So let me go to Hooke's law. You have asked third, question number 3rd. So question number 3rd is Young's modulus of brass and steel are respectively this much. ठीक है, मैं एक बार प्ले नोट कर लेता हूँ. Young's modulus of brass is given to me as 10 to the power 11 Pascal and Young's modulus of steel is given to me as 2 into 10 to the power 11 Pascal. ठीक है, brass wire and steel wire of same length, और एक डेटा दिया मुझे लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील वायर आर एक्सटेंडेड बाय 1 mm ईच. सो डेल्टा एल ऑफ ब्रास ऑल्सो इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील एंड इज इक्वल टू 1 mm. ये और दिया मुझे. इसके बाद अंडर सेम फोर्स, सो आई राइट फोर्स अप्लाइड ऑन ब्रास इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील. इट इज radius, it is asking for radius of this RB and RS, then ratio it is asking RS is equal to RB or not or some relation. ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई वाई ए एंड इट विल वर्क. सो डेल्टा एल दोनों के सेम हैं, तो आप फोर्सेस भी सेम है बच्चों, लेंथ भी सेम है. तो फिर क्या रह गया इसमें? यंग्स मॉड्यूलस ऑन एरिया ही रह गया. तो आप क्या लिखेंगे फिर? वाई ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वाई ऑफ ए इंटू रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर. सो पाई पाई कैंसिल हो गया आपके पास. आपको चाहिए आर बी एंड आर एस. सो लेट मी राइट एस हियर. सो आई वॉन्ट आर एस इज इक्वल टू, सो आर एस इज इक्वल टू वाई बी बाई वाई एस इंटू आर बी का स्क्वायर रूट. सो आर एस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ yb by ys into rb. So root of yb by ys will be 1 by root 2. So your answer will be rb divided by root 2. Next question you asked is question number 4. Guys, question number 4 Newton's laws of motion का question है.
तो आप देख लीजिए, इट इज़ सेइंग फिगर शोज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 3 किलोग्राम। सो वी हैव ए रॉड और जिसका मुझे मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, लेंथ दी हुई है 3 मीटर, आई एम सॉरी 30 सेंटीमीटर, एंड it is saying find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on 10 centimeter part, all surfaces are smooth। तो इसे एक साइड से कितना फोर्स लगाया गया है 32 न्यूटन, दूसरी साइड से कितना लगाया गया है 20 न्यूटन। सो ड्यू टू दिस नेट फोर्स ये इधर एक्सेलरेट करेगी। तो चलिए इसका एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। तो अपने पास कितना बनेगा 32 माइनस 20 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 12/3 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस रॉड को ब्रेक कर दीजिए जहाँ से पूछ रहा है। तो ये 10 सेंटीमीटर के पार्ट पे पूछ रहा है, तो मैं इसको ब्रेक करके 10 सेंटीमीटर पार्ट का ही फ्री बॉडी बना लिया। और यहाँ पे लग रहा है आपका 20, यहाँ लग रहा होगा वो F या टेंशन जो आप फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स कॉल इट T। एक्सेलरेशन इसका भी 4 ही आएगा, पर इसका मास बदल जाएगा बच्चों। तो इसका मास पहले निकाल लेते हैं। टोटल मास इसका है 3 kg, टोटल लेंथ है 30, इसकी लेंथ है 10। तो बच्चों इसका मास आ जाएगा अपने पास 1 kg। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लेते हैं। T माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, सो T मस्ट बी इक्वल टू 24 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। आप इसे सॉल्व 20 सेंटीमीटर पार्ट का फ्री बॉडी बना के भी कर सकते थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट लेट्स मूव टू is related to, yes, here it is saying Young's modulus is 2.4 times modulus of rigidity. So Young's modulus is 2.4 times modulus of rigidity and it is asking what is Poisson's ratio, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको वीडियोस में ये फॉर्मूलेज नहीं बताए हैं, आपके पेज बुकलेट में फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें याद कर लें। ठीक है, आपके सिलेबस में ये हैं, कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो वो फॉर्मूलेज आते हैं कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉड्यूलस 1 माइनस 2 सिग्मा, या फिर एक और फॉर्मूला है अपने पास 2 शेयर मॉड्यूलस 1 प्लस सिग्मा। इन्हीं को कंबाइन करके अपन और भी फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं। हाँ, पेज बुकलेट में बल्क मॉड्यूलस का सिंबल k यूज़ किया है, जबकि वीडियो लेक्चर में मैंने k किसके लिए यूज़ किया है, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, आपको यूनिट पे जाना है। तो यहाँ पे मुझे y और ईटा में रिलेशन दिया है, तो मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो देख लीजिए, फिर ये तुरंत हो जाता है सॉल्व। तो y की जगह क्या पुट कर देंगे अपन 2.4 ईटा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ईटा ईटा कैंसिल, सो गेट 1.2 इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। तो सिग्मा कम्स आउट टू बी 0.2 हियर। ठीक है, देन यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 6। आई एम स्टिल इन हुक्स लॉ। 1/4 length of a spring constant K is cut away, force constant of remaining spring will be। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसको स्प्रिंग, जो कि मैंने आपको न्यूटन्स लॉज में भी सिखाए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने पढ़ाया नहीं था आपको। तो मैंने आपको स्प्रिंग्स फिर कहाँ पे सिखाया है, वर्क, पावर एंड एनर्जी में। वहाँ मैंने सिखाया कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है K जिसकी लेंथ L है और इसे अपन 2 हिस्सों में बांट देते हैं, L1 इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 L2। तो आपको मैंने ये सिखाया कि K जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, K1 भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेस्पेक्टिव लेंथ के, K2 भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के। और ये फॉर्मूला रिड्यूस होके बनता है K1 इज इक्वस टू L डिवाइडेड बाई L1 इंटू K, K2 इज इक्वस टू L डिवाइडेड बाई L2 इंटू K। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, इसने कितने हिस्सों में बांट दिया 1/4। तो आप L1 को लिख दीजिए L/4, L2 बन जाएगा आपके पास 3L/4। और ये पूछ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी L2 वाले पार्ट का पूछ रहा है। तो K2 कितना हो जाएगा आपके पास L डिवाइडेड बाई 3L/4 इंटू K। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4K/3। और ये ध्यान रखें फॉर्मूलेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 8th, जो कि इसी से मिलता है, मैं यही समझा दे रहा हूँ। एक स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है। 3 इक्वल पार्ट में कट किया तो हर एक पार्ट L/3 हो जाएगा बच्चों। तो L1 की जगह आप L/3 लिख देंगे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा 3 टाइम्स K। लेंथ कम करने से, नेचुरल लेंथ कम करने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। ओके, सो नाउ आई मूव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज आस्क्ड। तो आप बुकलेट सामने रखिए, आपको ग्राफ दिखेगा और वो ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन
मैं आपको एक रफ बना रहा हूँ, मैं नंबर्स नहीं लिखूँगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है आपका, इफ़ आई रीड extension versus load. Okay, this is extension versus load is measured in newtons and extension is measured as 10 to the power minus 4 मीटर के फैक्टर के साथ। यहाँ पे एक ग्राफ मुझे दिया गया है जिसमें ये एक एक नंबर मैं लिख रहा हूँ। ये 20 है, इसके सामने इधर वाला जो नंबर है वो 1 है, ये जो नंबर है वो 80 है, और इसके सामने इधर जो नंबर आता है वो है 4। तो बच्चों डेल्टा एल वर्सेस लोड का हमें पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो हो जाता है एफ एल बाय वाई। एफ यहाँ पे डब्ल्यू है तो आप इसे डब्ल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो आप खुद ही चेक करिए, एल बाय वाई ए इंटू डब्ल्यू, तो दिस पार्ट इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्लोप। तो बच्चों आपकी स्लोप कितनी आ गई, यहाँ की स्लोप आ गई एल बाय वाई है। इफ़ आई गो फ्रॉम द ग्राफ तो हाइट डिवाइडेड बाई टेन थीटा होता है स्लोप। तो ये हाइट बच्चों कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया 60। बट ध्यान रहे ये फैक्टर कितने का है 10 टू द पावर माइनस 4 का है। आपसे यंग्स मॉडुलस की डिमांड की है उसने, तो यंग्स मॉडुलस उधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ मैं पुट कर रहा हूँ 1 मीटर दी हुई है इंटू 60 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई नीड टू चेक, यस उसमें दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 6, और ये नीचे उतर के आया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो 3 से ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। बॉडी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन सेवरल टाइम्स विल नॉट ओबे हुक्स लॉ ड्यू टू। तो मैंने आपको डिस्कशन के टाइम पे बताया है कि अगर आप एक मटेरियल को लोड करो अनलोड करो, लोड करो अनलोड करो, लोड करो अनलोड करो, तो उस मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है या जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। इसे बोलते हैं फिनोमेना का बोलते हैं फटीग। जैसे कभी आपने बचपन में एल्यूमिनियम वायर को कैसे तोड़ते थे, आप उसे बेंड करते थे एक साइड में, फिर खोलते थे, फिर बेंड करते थे, फिर खोलते थे, और जाके वो खुद से ही टूट जाता था। यस और नो? सो दिस इज़ द आइडिया, आप याद रखें, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक फटीग। ठीक है, फटीग का जनरल मतलब रहता है आप थक गए हैं, तो वायर भी लोड अनलोड करने से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। वेल ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर अपन बात करें तो इसमें मुझे यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है और मुझे लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, डेल्टा एल दिया है, एंड वेट का मास दिया हुआ है। तो चलिए तो अपन लगा देते हैं फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय वाई ए। तो मुझे वाई चाहिए, तो ये आ गया एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। तो एफ की जगह 250 kg है तो आपको जी रखना है। आंसर से मैं देख पा रहा हूँ 19.6 है, तो आप जी को कितना रख दो 9.8, 10 भी रखेंगे तो भी आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। इनटू लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पे बताओ 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड डेल्टा एल इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मैंने सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है। मैं इसे हटा के यहाँ पे 20 ले आता हूँ, 5 इंटू 250 कैंसिल हो जाता है एज इट इज़। सो ये आ जाएगा मेरे पास 196 इंटू 10 टू द पावर 9 Pascal, which can be written as 19.6 into 10 to the power 10 Pascal. You can check the answer. Yes. Next question asked to me is question number 18. So let us see question number 18. At a particular force applied on wire increases its length by 2 mm basically. To increase the wire's length by this much, applied force will be the same wire. So बच्चों देख लीजिए डेल्टा एल क्या आता है आपके पास, एफ एल बाई वाई है। अब वायर सेम है तो ये सारे फैक्टर सेम है उसके लिए, यस कुछ भी चेंज नहीं किया। तो डेल्टा एल आपका किसके प्रोपोर्शनल है, सीधा एफ के। तो आप जितना ज़्यादा डेल्टा एल चालते हैं उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। तो आप डेल्टा एल को इनके डबल कर रहे हैं, 2 से 4 कर रहे हैं, तो फोर्स को भी एफ से 2f होना पड़ेगा। ठीक है, सो आई मूव फॉरवर्ड and now it's question number 19 which you have asked. So let me see. There's a sphere which is taken to bottom of sea which is 1 kilometer deep. तो एक ओशन फ्री सरफेस से आप उसे कितना नीचे लेके गए हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब
इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 0.01%, बल्क मॉडुलस इज आस्क्ड, और साथ ही साथ मुझे डेंसिटी दे दी गई है 1 ग्राम पर सीसी। तो बच्चों मैं देख पा रहा हूँ आंसर पास्कल में है, तो सब कुछ अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा यूनिट में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आ गई मेरे पास इतनी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है पी नॉट, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा। तो जो डेल्टा पी है प्रेशर चेंज वो कितना आता है आपके पास, रो जी एच। आपको पता है बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाई वी, कॉन्ट्रैक्शन का केस है। तो बताओ डेल्टा वी बाई वी कैसे लिखेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन दिया है आपको डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है -0.01%। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ गई, एक तो ये 10⁻², और 10⁻2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। तो बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। सो ये आ जाएगा रो जी एच डिवाइडेड बाई माइनस माइनस बिकम्स प्लस, डेंसिटी इज 10⁻3। मैं आंसर देख लेता हूँ 9.8 के टर्म्स में दिया है, तो मैं इसे 9.8 लिख दे रहा हूँ, और एच इज अगेन 1 किलोमीटर, 10⁻3, और ये 10⁻4। तो 3 and 3 6 and 4 10, तो आपके पास आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻10 पास्कल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डाउट you have asked is question number 21. So I take 21. To what depth below the surface of sea should a rubber ball be taken as to decrease its volume by 0.1% given this acceleration due to gravity? So I leave this question to you. It's just exactly the same. Question number 22. A mass of 6.5 kg is hanging from end of a 60 centimeter long steel wire with area this much. When it is revolving in vertical circle, it has angular speed of 2 revolutions per second. Okay. At the bottom of the circle, approximate elongation when it is at the lowest point. तो ये क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, और पूछ रहा है कि जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तब इसमें कितनी एलोंगेशन होगी। तो बच्चों वैसे ही करना पड़ेगा आपको, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा एल एज एफ एल बाय वाई ए। तो आपको एफ चाहिए, एफ मीन्स ये टेंशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज टेंशन। तो आपका एम जी, आपको इसकी एंगुलर स्पीड पता है, आप सर्कुलर मोशन आइडिया से लिख पाएंगे, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं, तो डेल्टा एल आ गया आपके पास एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल एल इंटू वाई ए। सो लेट्स पुट दिस नंबर्स। तो आपके पास मास कितना है इसका 6.5, 6.5 मैंने कॉमन ले लिया। जी को आपको कितना लेने के लिए बोला है उसने, have they given G? No, so let's take 10 plus omega is revolutions per second में दिया है, पर मुझे रेडियन पर सेकेंड में रखना पड़ेगा, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हो गया मेरे पास 4 पाई, उसका स्क्वायर इंटू लेंथ is 60 सेंटीमीटर विच आई राइट 0.6 इंटू ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लेंथ से 0.6। यंग्स मॉड्यूलस, यस आई नीड। So Young's modulus they have given 2 into 10 to the power 11 into area of cross section. So I am provided with 5 into 10 to the power minus 2, that 2 in centimeter square, so will become -4. So I am calculating in meters, so I need to do this calculation to get the answer. You do the calculation. Okay, next is 23. Increase in pressure required to decrease 200 liter volume by this much. देखिए बार बार यही एक ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट पूछे हैं, मैं इसको चलो बता दे रहा हूँ आपको, हालांकि ये भी बिल्कुल 21 के जैसा ही है। तो डेल्टा पी पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉडुलस आपको दिया है, तो डेल्टा पी इज सिंपली माइनस ऑफ बी डेल्टा वी बाई वी, कंप्रेशन का केस है। तो माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस की वैल्यू इसने दी हुई है मुझे 2100 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो आपको डिक्रीज 200 लीटर वॉल्यूम लिक्विड बाय दिस, सो डेल्टा वी की परसेंट ही दे दिया उसने डायरेक्ट, तो आप यानी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, माइनस ऑफ 0.004। तो डेल्टा वी बाई वी आपके पास आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -2, सो -5। So you just put this number here, minus of 4 into 10 to the power
-5। सो बच्चों आपके पास माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है 4, ये 84। अब चेक करिए 10⁻6 10⁻⁻5, तो आपके पास आ गया 10⁻1 इंटू 2 ऑलरेडी है, तो ये 10⁻3 पास्कल which you get here. So 84 kilopascal is your answer. Next question is 24. बहुत डाउट पूछे गए इसमें हुक्स लॉ में, आई डोंट नो व्हाई। लेक्चर वापस पढ़िए जिनको इतने सारे डाउट्स हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 1.1 मीटर इज दिस, लोडेड विथ 1 kg, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज दिस, देन इंक्रीज इन लेंथ विल बी। सेम टाइप के क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हो, आई डोंट नो क्यों। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई वाई ए, नंबर्स पुट कर दीजिए। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 1 kg, सो 1 इंटू 10 mg इंटू लेंथ इज 1.1 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज़ 1 mm स्क्वायर, सो 1 इंटू 10⁻⁻6 इन मीटर स्क्वायर। सो इट्स बहुत ही सीधा सीधा हो गया फिर तो ये क्वेश्चन। तो आपके पास कितना आ रहा है आंसर 10, तो वहाँ पे है ही 10⁻11 एंड 10⁻5 बचा, सो यू आर हैविंग 10⁻⁻4 मीटर which can be written as 0.1 millimeter. So 25 5 meter aluminum wire of diameter supports the 40 kg mass, ठीक है। In order to have the same elongation in the copper wire of the same length under the same weight, the diameter should be। ये भी बिल्कुल पुराने जैसा ही है। तो ये पूछ रहा है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय वाई ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमसे बात कर रहा है, बेसिकली डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे आप लिख लीजिए पाई डी स्क्वायर बाई 4, सो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एफ एल बाय वाई इंटू डेल्टा एल। आप सीधा डी स्क्वायर ही रहने दीजिए, बाकी सब टर्म्स उधर भेज दीजिए, इज वाई इंटू पाई इंटू डेल्टा एल। तो देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, यंग्स मॉड्यूलस पर डिपेंड कर रहा है, एलोंगेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसने मुझे दे दिया है इन ऑर्डर टू हैव द सेम एलोंगेशन, आपको डेल्टा एल सेम दे दिया बच्चों, यस ठीक है। वाई अलग है, सेम लेंथ दे दिया, ठीक है, अंडर द सेम फोर्स दे दिया, तो सीधा सीधा फिर क्या रह जाता है आपके पास कि डायामीटर ऑफ एल्यूमिनियम square divided by diameter of this second metal is copper square is equal to it is inversely proportional to Young's modulus, तो आ जाएगा Young's modulus of copper divided by Young's modulus of aluminium. So आप क्या लिखेंगे d of aluminium divided by d of copper is equal to root of y of copper. Y of copper कितना है 12 into 10 to the power 10 divided by 7 into 10 to the power 10। सो बच्चों ये कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है रूट ऑफ 12/7। आप चेक करिए 12/7 कितना होगा, रफली स्क्वायर रूट करेंगे अपन तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ऑलमोस्ट 2 आएगा, यस। सो अपन तो डायमीटर ऑफ कॉपर चाहिए ना अपने को, डायमीटर ऑफ कॉपर आएगा डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम विच इज़ हाउ मच 3 mm डिवाइडेड बाय दिस नंबर, डिवाइडेड बाय दिस रूट ऑफ 12/7, and root of 12/7 is roughly what, less than root 2, less than 1.4। तो मैं अगर इसे ऑलमोस्ट रूट 2 पकड़ लूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को समझने के लिए, तो ये आ जाता है मेरे पास 3 mm इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 इंटू 1.4/2 यानी कि 0.7, तो रफली मेरे पास निकलता है 2.1 mm के पास, ठीक है। पर आपको समझना है कि ये रूट 2 नहीं है, रूट 2 से भी क्या है छोटा है, तो आपका आंसर जो है वो 2.1 mm से भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आप पिक कर सकते हैं ना फिर आंसर यहाँ से 2.3, ओके। So the next question you have asked is 26. 4 rods are stressed by same force. Minimum extension is produced in। तो वापस से सेम क्वेश्चन है, अब रिवाइज करिए, इट्स माय सजेशन। सेम टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी डेल्टा एल की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं आप एफ एल बाई वाई ए।
और सेम फोर्स बोल रहा है, सेम फोर्स बिल्कुल, सेम मटेरियल बिल्कुल, इसने सेम मटेरियल नहीं दिया है क्या, हमें इसको मेंशन करना चाहिए सेम मटेरियल, ठीक है। ओ दे हैव रिटन आइडेंटिकल, यस ओके। सो किस किस पर डिपेंड कर गया फिर ये डेल्टा एल, सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एल बाई ए। सो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। अब पाई एंड 4 तो सबके लिए सेम है, तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल, एल बाई डी स्क्वायर। Find this ratio L by D square in each option with the one having the greatest will have the greatest extension. So the next question is 27, which you have asked here in Hooke's law. Compressibility of water is this much. Compressibility, remember guys, is reciprocal of bulk modulus. आप यूनिट भी चेक कर लीजिए क्या दिया है, मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन की पावर -1, ठीक है। सो -10 बेसिकली पास्कल का इन्वर्स, तो आपका बल्क मॉडुलस आ जाएगा 1/5 इंटू 10 पास्कल का इन्वर्स, यानी कि यह आ गया मेरे पास 2 इंटू 10⁹ पास्कल। सो मूविंग फॉरवर्ड आई गॉट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 100 ml water subject to this will be, not a problem. So I'll write dB is equals to delta P by delta V by V. So आपको चाहिए डेल्टा V by V, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डेल्टा P by B के, आप माइनस लगा सकते हैं। सो डेल्टा V क्वेश्चन ने हमें डिमांड किया है, तो वो आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ डेल्टा P by B इंटू V, तो वो आ जाएगा मेरे पास। बात करें तो प्रेशर मुझे दिया हुआ है, यस कितना दिया हुआ है, 15 इंटू 10⁶, bulk modulus is 2 into 10⁹ into its volume which is 100 ml. Okay, so I'll get this as 7.5 into 10⁻³ into 100 ml. So I get it as 0.75 ml, the change in volume with a minus, so it said decreases by 0.75 ml. ठीक है, इसमें आई डोंट नो आंसर क्या दिया, आंसर आएगा डिक्रीजेज बाय 0.75 ml. ओके, देन यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 31. ये भी एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले बताए थे, उसी से ये भी डिराइव होता है, आपको याद ही रखना पड़ेगा. इसका आंसर है 9/y = 1/k प्लस. Okay, so now let's see the doubts of work done in stretching wire. So the first doubt you have asked is question number 6th. It is energy stored in strained wire. इसमें किसी ने लिखा था कि लोड क्या होता है. लोड का मतलब है फोर्स अप्लाइड, ठीक है. तो एनर्जी स्टोर्ड का बहुत सारे फॉर्मेट हैं. इसने स्ट्रेस स्ट्रेन वाला दिया है, तो अपन एक बार लिख लेते हैं, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है. तो बॉम्बे तो ऐसे ही गलत हो गया. लोड एक्सटेंशन एक बार चेक कर लेते हैं, तो F/A लिखेंगे इसे अपन, एंड एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल, तो डेल्टा L/L. एंड वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, A इंटू एल. ज़रा एक बार पुट करके देखते हैं. सो हाफ ऑफ सिग्मा की वैल्यू F/A इंटू डेल्टा L/L इंटू AL से L क्या हो गया, कैंसिल, so it is half F delta L, means half load into extension is correct answer. Then you have asked question number 7th, it was 6th. So let's see question 7th. It is saying 1 meter long steel wire of this much cross section extended by this, then work done is. Very good, बिल्कुल सही जा रहा है. कैसे पूछ लेते हैं आप लोग ये क्वेश्चंस. सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है आपको. क्या क्या दिया हुआ है ढूंढो. आपको दिया हुआ है लेंथ 1 मीटर, उसके बाद आपको दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm², फिर आपको दिया है डेल्टा L विच इज़ 1 mm. ओके, इसके बाद आपको यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ एनर्जी कितनी स्टोर होगी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला
हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम से भी जा सकते हैं, या फिर आप हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर से जा सकते हैं स्प्रिंग वाले आइडिया से। तो हाफ ऑफ वाई बाई एल आपका के होता है इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। यू नो everything, just put the numbers. So y is 2 into 10 power 11, area of cross section is 10 to the power minus 6 मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई लेंथ इज 1 एंड डेल्टा एल इज 10 टू द पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर होके कितना हो जाएगा -6। सो आपको मिला 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास जो u आ रहा है वो 0.1 जूल मिलता है। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 9th, which says energy stored per unit volume in copper wire which produces longitudinal strain 0.1% is ओके। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो आपको जो डेटा दिया है उसके हिसाब से ही एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। तो 11 पास्कल और आपको दिया है स्ट्रेन विच इज 0.1%। परसेंट का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यहाँ आप गलती कर सकते हैं। तो आपको डेल्टा एल बाई एल निकालना पड़ेगा जो कितना आएगा 0.1/100, ठीक है, जिसे आप क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -3। तो आपको पुट ये करना है। अब आपको पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। आपको स्ट्रेस तो दिया नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं। सो इट विल बी हाफ ऑफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। सो हाफ वाई इज 1.1 इंटू 10 की पावर 11 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। सो यू गेट दिस, इफ यू डिवाइड कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 and 5 into 10 to the power 5. Yes, so what you have with you is 5.5 into 10 to the power 4 joule per meter cube will be your answer. ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो है 10th, जिसमें मुझे काफ़ी डेटा दिया हुआ है। लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, उसके बाद मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल एंड फोर्स दिया हुआ है 5 किलोग्राम वेट। तो मैंने इसे न्यूटन में बदल लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके। और हमसे पूछ रहा है इंक्रीज इन एनर्जी यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें तो फॉर्मूला पता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, पर मेरे पास स्ट्रेन निकालने के लिए डेल्टा एल तो प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे हुक्स लॉ लगा के पहले इसे कन्वर्ट करना है ताकि मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँ। तो मेरे पास आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय वाई इंटू वॉल्यूम। सो नाउ आई कैन convert it in my given data form. So it will be f square divided by a square y, मैंने स्ट्रेस को f by a लिख दिया, वॉल्यूम को al लिखा, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास निकल के आया f square l by 2ay. This is my u. So let me put the value here. I have 5g, so 5 into 10 का square, okay, and next I have is length, which is how much, 0.2. next I have 2 area of cross section 2 into 10 to the power -4 and 1.4 into 10 to the power 11. Yes, well, let's see the calculation how it goes. 25 into 10 to the power 2 and 100 into 2 divided by 4 into 14 into 10 to the power 7. Okay, well, so this also cancels 25 times, this cancels 7 times, so I have 625 divided by 7 into 10 to the power -7 joule. If I divide, I get 8. How much remain? 6, almost cancelled 89 times, point something I'll get, yes, into 10 to the power -7, which I can write 8.9 into 10 to the power -6 joule. If I find answer, yes, almost. If I would have taken g as 9.8, तो आपका exact match करता है आंसर, ठीक है। Now I move to the next heading here, Poisson's ratio and thermal stress, and you have asked the first question. So first question here is
आपको पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू, अब इस सिग्मा का मतलब, चलिए मैं सिग्मा यूज़ नहीं कर रहा हूँ पॉइजन्स रेशियो के लिए, आई एम यूजिंग पी आर, सो यू आर नॉट कन्फ्यूज. सो पी आर इज इक्वल टू 0.5 and uniform rod it suffers longitudinal strain. Longitudinal strain is epsilon n, you write, which is 2 into 10 to the power minus 3. Then percentage change in volume is asked. तो बच्चों आपको सीधा सीधा याद रखना, मैंने आपको नोट्स में करके दिया है कि जब आपका पॉइजन्स रेशियो हाफ आता है, एग्जैक्टली 1/2 आता है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना निकल के आता है, 0. तो यहीं ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का कोई रोल नहीं है. फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है. क्वेश्चन नंबर 2 विस्कोसिटी से बिलोंग करता है, मैं वहीं पे बात करूँगा उसकी, अभी छोड़ दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आपने पूछा है व्हेन ए रॉड इज हीटेड बट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग. ठीक है, द स्ट्रेस डेवलप. तो जो थर्मल स्ट्रेस मैंने आपको लिखवाया है फॉर्मूला, इट कम्स वाई इंटू, और लेट मी राइट दिस वे, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी. सो डेल्टा एल बाई एल आप क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा, अल्फा डेल्टा टी, एंड स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन, और ये आपके स्ट्रेन का रोल प्ले करता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई अल्फा डेल्टा टी. तो किसके साथ पे डिपेंड कर रहा है, यंग्स मॉड्यूलस अल्फा पे एंड टेम्परेचर चेंज पे. तो पूछ रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर आएगा आपका लेंथ ऑफ रॉड. बाकी चीज़ें डिपेंड कर रहा है मटेरियल एज वेल एज राइज इन टेम्परेचर. Now the next question here is two rods of different material with coefficient of linear expansion. आपको दिया हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2, यंग्स मॉड्यूलस दिए हुए हैं y1 y2, टू रिजिड walls. ठीक है, they are heated to have the same increase in temperature. If the rods do not bend, then thermal stress developed in the two rods will be equal when this ratio is. Okay guys, so as you see, thermal stress is equal to y alpha delta t, so it will be equal when y1 alpha 1 will be equal to y2 alpha 2. So basically they are asking ratio of y1 by y2, it will be simply alpha 2 by alpha 1, and so my answer will be 3 by 2. Several question. Next is sixth, there is no change in volume of wire due to change in length and Poisson's ratio is 0.5 positive. Yes, you should remember this number, 0.5. Then there is no change in volume due to loading. Then you have asked question number 8. If wire have initial diameter, को d initial दे दिया है 2 millimeter and produces the longitudinal strain. वापस से आप देखिए परसेंटेज दिया है 0.1%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट. तो आप लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज 0.1, तो डेल्टा एल बाई एल विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स इट विल बी 10 पावर माइनस 3. तो आपको स्ट्रेन ये कंसीडर करना है, परसेंट में कभी भी नहीं. फाइनल डायमीटर पूछ रहा है, पॉइजन्स रेशियो दिया है, तो बच्चों बताओ पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, वो होगा आपका डेल्टा डी बाई डी, है ना. तो ऐसा कर लेते हैं, डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल. ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो 0.5 दिया है. ठीक है भाई, ये माइनस में रहता है तो आप लिखेंगे 0.5 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल विद माइनस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी. तो पहले अपन डेल्टा डी निकाल लेते हैं, सो इट विल बी माइनस ऑफ 0.5 इंटू डेल्टा एल बाई एल इज 10 पावर माइनस 3 इंटू डायमीटर विच इज 0.5, आई एम सॉरी 2 mm. तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलता है बच्चों, डेल्टा डी का माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 mm. दिस इज डेल्टा टी. तो आपका जो फाइनल डायमीटर आएगा वो आप क्या लिखेंगे, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल इज डेल्टा डी. सो डी फाइनल विल बी इक्वल टू डेल्टा डी प्लस डी इनिशियल. सो विल बी हैविंग माइनस ऑफ 0.001 प्लस ऑफ 2. सो आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, फिर डी फाइनल का वो आएगा आपके पास 1.999 mm. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो कैन नॉट हैव. यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 9th. सो बच्चों मैंने आपको लिखवाया पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ 0.5 से लेके प्लस ऑफ 0.5 तक ही हो सकती है. थ्योरेटिकली ये यहाँ तक हो सकते हैं, और प्रैक्टिकली ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक ही मिला है हमें अब तक, 0 से 0.5 तक.
तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए वायर ऑन स्ट्रेचिंग इज दिस। आपको डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दे दी है 0.025। तो डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा आपके पास 0.025 इंटू 10⁻⁻2। और पॉइजन्स रेशियो दिया है साथ में उसने 0.4। पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन डायमीटर इन डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 आपसे पूछा है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने पॉइजन्स रेशियो तो आपको लिख के दिया है डेल्टा आर बाई डेल्टा एल बाई एल विद ए माइनस, तो डरने की कोई बात नहीं है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर, तो आप डायमीटर में कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो को मैं अभी लिखने जा रहा हूँ डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। मुझे डेल्टा डी बाई डी चाहिए, सो डेल्टा डी बाई डी विल बी इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो टाइम्स डेल्टा एल बाई एल विद ए माइनस डेफिनेटली। So delta d by d I get minus of Poisson's ratio की वैल्यू 0.4, delta L by L की वैल्यू 0.025 into 10 to the power minus 2. So if I multiply, you see 4 into 25 I get 100. Now check the decimals here. So 10 की power minus 1, 10 की power minus 3 and 10 की power minus 2. So I am having here this cancels out 10 to the power minus 4 this delta d by d। अब मुझे तो परसेंटेज निकालना है बच्चों, यस, तो मैं क्या लिखूँगा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 to the power minus 4 which is 10 to the power minus 2, or you say 0.01%, but definitely minus will continue and this is minus means it is decrement। इसने डिक्रीमेंट ऑलरेडी लिख दिया इसलिए माइनस नहीं आएगा आंसर में। ओके, थैंक यू।